दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नर्सिंग ए टू जेड के प्लेटफॉर्म पर। आज पढ़ने वाले हैं आईवी इन्फ्यूजन का पार्ट सेकंड। कुछ क्वेश्चंस बेटा पहले कर लिए थे अपन ने, कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ए इन्फेंट is receiving parenteral therapy. The IV order 400 ml of 0.5 ns to run 8 hours. ठीक है, at what rate should be the nurse maintain the hourly rate? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? क्वेश्चन ये है कि किसी बच्चे को 400 ml फ्लूइड देना है 8 घंटे के अंदर। ठीक है, कितने घंटे में? 8 घंटे में। तो पर घंटे उसकी कितनी, पर घंटे कितना फ्लूइड देना होगा। ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चन देखिए बेटा, ये ध्यान रखना आवरली पूछ रहा है ये। ठीक है, तो उसमें क्या करना है बेटा, फॉर्मूला है ऐसे तो ये क्या है, ड्रॉप पर मिनट, ड्रॉप पर मिनट। टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, जितना फ्लूइड दिया गया है उसको एमएल में कन्वर्ट कीजिए। ड्रॉप फैक्टर क्वेश्चन में दिया गया तो अच्छी बात है, नहीं आपको मैंने बता रखा है मैक्रो ड्रॉप होती है 1 ml में 15 और माइक्रो कितनी होती है 60 ml, 60 ड्रॉप्स। ठीक है, और जितना भी टाइम दे रखा है, यदि आवरली पूछे तो आवर में और मिनट में पूछे तो मिनट में कन्वर्ट कर लेना उसे। तो यानी बेटा 400 ml फ्लूइड है, ठीक है, उसको आवर से भाग दे देंगे उसके कितने घंटे से। ठीक है, तो 8 5 जा 40, तो 50 ml पर मिनट इसका आंसर, सॉरी पर आवर चला जाएगा। आवरली हुआ है ना, आवरली पूछ रहा है अपन ने। अगर इसको वही मिनट में पूछता, मिनट में पूछता 60 का भाग हो देते अपन, 60 का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। अब ड्रॉप फैक्टर वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। इफ 50 ml ऑफ रिंगर लैक्टेट 500 ml of ringer lactate is to be administered in 4 hours. How many drops? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मेनी ड्रॉप्स पर मिनट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पर मिनट में, ड्रॉप्स पर मिनट। और ड्रॉप फैक्टर क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 ml में 20 ड्रॉप, 1 ml में 20 ड्रॉप। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 500 ml का फ्लूइड देना है और 4 घंटे में देना है अपन को। कितने घंटे में? 4 घंटे में। तो कितनी ड्रॉप पर मिनट देनी है बेटा, तो यानी 500 ml का फ्लूइड है उसको डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे कितने टाइम से, मिनट में पूछ रहा है तो वो 4 आवर है, उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 आवर में कितनी 60 मिनट होती है, 60 मिनट होती है, तो मल्टीप्लाई 60। अब ड्रॉप फैक्टर देखा है तो ड्रॉप फैक्टर बेटा ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, ड्रॉप्स में कन्वर्ट करना है ना, ये तो कितना आएगा, एमएल में आएगा। ठीक है, पहले एमएल में निकालिए, चलो फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, और इसको ड्रॉप्स में भी कन्वर्ट कर लीजिए बेटा, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। कैलकुलेशन कैसे इजी हो जाएगी, देखिए 500 ml फ्लूइड है, ठीक है, 4 आवरली, जिसको मिनट में कन्वर्ट करना है। अब ड्रॉप में, एमएल को ड्रॉप्स में कन्वर्ट करना है, तो 1 ml में कितनी, 20 ड्रॉप बेटा, कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और 500 बाई 12 हो जाएगा, और 500 बाई 12 कितना होता है बेटा, 500 बाई 12 देखिए कितना आ जाएगा 41.66, 41.66 को क्या बोलते हैं 42। ऑप्शन में है बेटा 42, क्या आ जाएगा, अपने ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर लिया है, ड्रॉप्स और पर मिनट, तो ऑप्शन क्या चल जाएगा 42 बेटा। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, फॉर्मूला याद मत कीजिए आप, तो कितना है, जितना एमएल फ्लूइड दे रखा है, एमएल फ्लूइड दे रखा है उसको टाइम से डिवाइड करना है। टाइम कितना है 4 आवर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिनट में पूछ रहा है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ड्रॉप फैक्टर भी दे रखा है तो ड्रॉप फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर। ठीक है, जैसे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए इन्फेंट इज रिसीविंग 500 ml ऑफ फ्लूइड इन 24 आवर। ठीक है, आईवी सेट विद ए ड्रॉप फैक्टर कितना दे रखा है 60 ड्रॉप पर ml। तो नर्स में ड्रॉप पर मिनट में आंसर पूछ रहा है, तो 500 ml फ्लूइड, उसको ड्रॉप में कन्वर्ट कर लीजिए, 60 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ड्रॉप फैक्टर 60 है, और कितने 24 आवर्स में देना है, और 24 आवर को मिनट में कन्वर्ट करना है 60 मिनट। तो कितना आंसर चला जाएगा 20, यानी अपन 25 माने इसको 20, यानी 20 से अधिक, 20 से अधिक 21 से थोड़ा सा, इतना ही फर्क आएगा। तो कितना आंसर चला जाएगा इसका 500 बाई 24, 500 बाई 24 कितना हो जाएगा बेटा 21।
21 ड्रॉप पर मिनट इसका आंसर चला जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पेशेंट है, उसमें 3000 ml फ्लूइड देना है, ठीक है, कितने आवर्स में? 24 आवर में। द इंट्रावेनस साइड डिलीवर कितना? 15 ड्रॉप्स पर ml, 15 ड्रॉप्स पर ml उसका क्या है? ड्रॉप फैक्टर। द नर्स शुड रेगुलेट द फ्लो रेट सो दैट द पेशेंट रिसीव हाउ मेनी ड्रॉप्स पर मिनट। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? ड्रॉप्स पर मिनट में इसका आंसर पूछ रहा है। तो 3000 ml फ्लूइड है, उस ml को ड्रॉप्स में कन्वर्ट करना है, तो 15 ड्रॉप्स पर ml है, ठीक है, और 24 आवर में देना है, और उसको मिनट में कन्वर्ट करना है 60 से। बेटा इसका कैलकुलेशन करेंगे, इसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो इसको लगभग 2 मान लेते हैं, तो 30, तो 30 से ज़्यादा 31 आंसर चला जाएगा बेटा इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डॉक्टर एडवाइज डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, 1000 ml फ्लूइड देना है 8 आवर में, ठीक है। द IV ट्यूब ड्रॉप्स 15 ड्रॉप्स पर ml दे रखा है, तो ड्रॉप्स पर मिनट पूछ रहा है बेटा, क्या आंसर चलाएगा? 1000 ml उसको ड्रॉप्स में कन्वर्ट करना है, तो 15 ड्रॉप्स दे रखा है ड्रॉप फैक्टर, और टाइम कितना? 8 आवरली, और मिनट में पूछ रहा है 16। इसका बेटा इसका कैलकुलेट करेंगे 4, ठीक है, और इसको और 250 को यानी 30 से ज्यादा आएगा, और 30 से ज्यादा 32 ड्रॉप्स पर मिनट। कैलकुलेशन करके देख लीजिए बेटा, कैलकुलेशन तो आनी चाहिए ना। इन्फ्यूजन ऑफ 1000 ml ऑफ NS 12 आवरली देना है, ड्रॉप फैक्टर कितना है? 15 ड्रॉप्स पर मिनट, ठीक है। क्वेश्चन करिए 1000 ml को ड्रॉप्स में कितना है? 15 ड्रॉप्स, और 12 आवर में देना है, और 16 को, तो बेटा इसका आंसर क्या चला जाएगा? ये कैलकुलेशन करके देखिए बेटा, आप खुद कैलकुलेशन करके देखिए, ठीक है। 250 वही, यानी 20 से ज्यादा 21 21 चला जाएगा बेटा इसका आंसर, 21 ड्रॉप्स पर मिनट, ठीक है बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी ड्रॉप्स पर मिनट, यानी ड्रॉप्स पर मिनट ही पूछ रहे हैं। वुड यू एडमिनिस्टर व्हेन डॉक्टर ऑर्डर स्टेट दैट द क्लाइंट शुड रिसीव 1000 cc यानी ml ऑफ फ्लूइड 8 आवरली, IV सेट, ड्रॉप फैक्टर 20 गॉट्स पर ml, cc है ये, ठीक है। 1000 cc को ड्रॉप फैक्टर 20 GTT दे रखा है, ठीक है, और टाइम कितना है? 8 आवरली, उसको मिनट में ही कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये ड्रॉप फैक्टर पर मिनट पूछ रहा है, 60 में कन्वर्ट कीजिए, तो कितना आ जाएगा? वन 1000/24, और 24 यानी 40 से अधिक होना चाहिए, और 40 से अधिक 42। कैलकुलेशन करके देखिए बेटा आप। द डॉक्टर हैज ऑर्डर 500 ml 5% of dextrose to be administered for 5 hourly. It should be administered using a burette set. Burette set बेटा डायग्राम आप एक बार देख लें, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ले क्या है। The nurse has to set the dose per minute to deliver the appropriate amount. तो कैलकुलेट कितना? माइक्रोडोप्स मैंने बताया था कि मैक्रोडोप्स होती है, एक माइक्रोडोप्स होती है, ठीक है। मैक्रोडोप्स में 15 ड्रॉप्स पर ml होती है, और माइक्रो में बताया था 50 to 60 ड्रॉप्स पर ml होती है, ये याद रखना, क्योंकि इसमें ड्रॉप फैक्टर नहीं दे रखा है, तो ड्रॉप फैक्टर जानना चाहिए कि मैक्रोडोप है कि माइक्रो है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में देखिए माइक्रोडोप का आंसर पूछा है, और मैक्रोडोप का भी है, ठीक है। देख करके देख लेंगे, जो सॉल्यूशन आएगा वो आंसर ठीक हो जाएगा। 500 ml, ठीक है। ड्रॉप फैक्टर अपन पहले माइक्रो मान लेते हैं, माइक्रो में करा तो 60, ठीक है। 5 आवरली मिनट्स में कन्वर्ट करना है, ओ बेटा ये 100 हो जाएगा, और 100
माइक्रो, क्योंकि माइक्रो लिया अपन ने, माइक्रो ड्रॉप्स पर मिनट। हाँ बेटा राइट आंसर ए चला जाएगा, तो और तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मैक्रो होगा नहीं। ए चाइल्ड हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड 240 ml of isolate P to be administered by micro drip set। माइक्रो ड्रिप सेट से करना है 6 आवरली। तो बेटा 240 ml को कितना 6 आवर में, इसको मिनट में कन्वर्ट कीजिए, और माइक्रो है तो माइक्रो को भी 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 4 जा 40, तो 40 ड्रॉप्स पर मिनट इसका आंसर चला जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा। रिमूविंग ऑफ 250 ml or to 500 ml from a पेरिफेरल वैन इज कॉल्ड। मेन क्या पूछ रहा है, यदि किसी वैन से, किसी पेरिफेरल वैन से 250 ml फ्लूइड निकालना है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? फ्लेबोटोमी, वेनिपंचर, वैसोडाइलेशन और प्लाज्माफेरेसिस। ये चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या क्या होते हैं। देखिए बेटा, फ्लेबोटोमी, फ्लेबोटोमी क्या होता है बेटा? फ्लेबोटोमी वह प्रोसेस होता है, वह प्रोसेस होता है जिसके द्वारा लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड रिमूव फ्रॉम वैन। यदि किसी वैन से लार्ज अमाउंट फ्लूइड निकालना है, उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? फ्लेबोटोमी। ठीक है बेटा, अब आइए वेनिपंचर। वेनिपंचर क्या होता है? वेनिपंचर वह प्रोसीजर होता है बेटा जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड रिमूव करना है, रिमूव फ्रॉम वैन। यानी ब्लड सैंपलिंग के लिए, जैसे मान सकते हैं यदि ब्लड सैंपलिंग के लिए पंचर कर रहे हैं वैन को, उसको बोलते हैं वेनिपंचर। और लार्ज अमाउंट का फ्लूइड निकालना है तो उसे बोलते हैं फ्लेबोटोमी। और वैसोडाइलेशन क्या होता है बेटा? ब्लड वेसल्स का डायलेशन, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, वह प्रोसीजर क्या होता है? वैसोडाइलेशन। और प्लाज्माफेरेसिस बेटा वह प्रोसीजर होता है जिसके द्वारा ब्लड द्वारा प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, यानी प्लाज्मा से ब्लड सेल्स को रिमूव करना। प्लाज्मा से क्या ब्लड सेल्स को अलग कर लेना, वह प्रोसीजर क्या होता है? प्लाज्मा फेरेसिस। तो बेटा आई होप आपको चारों ऑप्शन समझ आया होगा। और 500 में से यानी 500 में से 250 ml निकालना है, यानी बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट फ्लूइड निकालना है, तो उस प्रोसीजर क्या बोलते हैं? फ्लेबोटोमी। और वेनिपंचर यानी जिसमें अपन ब्लड सैंपल के लिए 5 ml फ्लूइड निकाल लिया, 10 ml फ्लूइड निकाल लिया, वो वेनिपंचर होता है। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए पेशेंट टू रिसीव ए आईवी इन्फ्यूजन कंटेनिंग पोटेशियम क्लोराइड। एक पेशेंट वह फ्लूइड ले रहा है जिसमें क्या है? पोटेशियम क्लोराइड है। व्हेन स्टार्टिंग आईवी इन्फ्यूजन नर्स शुड सेलेक्ट। ध्यान रखना बेटा, पोटेशियम का इंजेक्शन होता है KCl, और KCl इंजेक्शन बेटा में क्या होता है? पोटेशियम। और पोटेशियम बेटा क्या होती है? जो वेन्स होती है उसको क्या करती है? इरिटेटिंग ड्रग होती है। वेन को इरिटेटिंग ड्रग होती है, इरिटेशन करती है, और इरिटेशन करती है तो इसलिए हमेशा लार्ज 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 जो वैन होती है जिसमें वाइड ओपनिंग होती है वैन की, वो यूज किया जाता है। जिसमें लार्ज वेसल्स हो, जितनी ज्यादा बड़ी वेसल्स होगी उसमें इरिटेशन होना बहुत कम होगा। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन देखिए, एंटी क्यूबिटल फोसा, नहीं बेटा कोसा फ्लूइड दे सकते हैं वहां पे। ए वैन इज द बैक ऑफ क्लाइंट डोमिनेंट, नहीं बेटा लार्जेस्ट पॉसिबल वैन इन क्लाइंट। हाँ बेटा, जितनी ज्यादा लार्ज वैन होगी उतना फ्लूइड इरिटेशन कम होगा। ठीक है बेटा, केसीएल में पोटेशियम होता है, और पोटेशियम बहुत इरिटेशन कोज करता है बेटा, इसलिए जितना लार्ज अमाउंट की ब्लड वेसल्स होगी वो यूज करेंगे। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्रावेनस थेरेपी एक्सेप्ट, यानी क्या बोल रहा है? आईवी इन्फ्यूजन के कॉम्प्लिकेशन, आईवी इन्फ्यूजन के कॉम्प्लिकेशन पूछ रहा है बेटा। तो आईवी इन्फ्यूजन के कॉम्प्लिकेशन दो टाइप के होते हैं, एक तो सिस्टेमिक एंड दूसरा लोकल कॉम्प्लिकेशन। यहीं पे समझ लो बेटा, सारे आंसर आ जाएंगे। सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन कौन सा हो सकता है बेटा? एयर एम्बोलिज्म, सर्कुलेटरी ओवरलोड,
ठीक है, और एम्बोलिज्म और सर्कुलेटरी ओवरलोड। ठीक है, लोकल सिम्टम में क्या हो सकता है बेटा, एक इन्फेक्शन। इन्फेक्शन इन्फेक्शन कैसा हो सकता है, इन्फेक्शन लोकल भी हो सकता है और सिस्टेमिक भी हो सकता है। तो इन्फेक्शन किस में आएगा, लोकल में भी आएगा। तो सिस्टेमिक इन्फेक्शन है, सिस्टेमिक इन्फेक्शन है तो सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन में आएगा। और यदि लोकल इन्फेक्शन है, लोकल इन्फेक्शन है तो क्या आएगा, लोकल कॉम्प्लिकेशन में आएगा। और हिमेटोमा, हिमेटोमा इनफिल्ट्रेशन जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, इनफिल्ट्रेशन मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछा जाए आईवी फ्लूइड का, आईवी फ्लूइड का, आईवी इन्फ्यूजन, जो आईवी इन्फ्यूजन का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछा जाए बेटा, क्या आंसर होगा, इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन। और बेटा और क्या हो सकता है, और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ये भी क्या है, लोकल कॉम्प्लिकेशन है। और फ्लेबाइटिस, याद रखना सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से हैं और लोकल कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से हैं। फ्लूइड ओवरलोड ये सिस्टेमिक होगा। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कुछ नहीं जगह तो लोकल भी हो सकता है और सिस्टेमिक भी हो सकता है। एयर एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म सिस्टेमिक होगा। और इनफिल्ट्रेशन, हाँ बेटा इनफिल्ट्रेशन, अब इन दोनों में छाटना है तो ये एक्सेप्ट पूछा है तो ये क्या सिस्टेमिक इन्फेक्शन की बात कर रहा है। और इनफिल्ट्रेशन, जो इनफिल्ट्रेशन होगा वो क्या होता है, लोकल होता है, प्योरली लोकल कॉम्प्लिकेशन होता है, लोकल कॉम्प्लिकेशन होता है। तो आंसर डी इज राइट आंसर, इनफिल्ट्रेशन। और क्वेश्चन पूछा जाए इनफिल्ट्रेशन के बारे में, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी इन्फ्यूजन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है किसका, आईवी इन्फ्यूजन का, ये भी याद रखना बेटा। और इनफिल्ट्रेशन होता क्या है, इनफिल्ट्रेशन क्या होता है कि इनफिल्ट्रेशन होता है कि जब जब फ्लूइड लीक होने लग जाए, फ्लूइड लीक फ्रॉम ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल से फ्लूइड का लीक होकर बाहर आ जाना, जिससे क्या कोज हो जाएगा, एडिमा हो सकता है, जिससे एडिमा हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which complication of IV infusion can cause pulmonary edema और heart failure? यानी IV इन्फ्यूजन का कौन सा कॉम्प्लिकेशन होता है जो पल्मोनरी एडिमा और हार्ट फेलियर कर सकता है बेटा, पढ़िए, सर्कुलेटरी ओवरलोड, सर्कुलेटरी ओवरलोड होगा। सर्कुलेटरी ओवरलोड से क्या होगा कि फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा होगा और फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से क्या हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। और क्या हो सकता है, और हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर, कार्डियक फेलियर। ठीक है, ये क्यों होता है बेटा, ये क्यों हो सकता है, ये इसका कोज क्या है, इसका कोज है बेटा रैपिड इन्फ्यूजन। यदि फ्लूइड वॉल्यूम बहुत तेज कर देंगे, फ्लूइड यानी आईवी इन्फ्यूजन रैपिडली स्टार्ट कर देंगे, उसकी वजह से हो सकता है पल्मोनरी एडिमा और हार्ट फेलियर। इसके बेटा साइन और सिम्टम, इसके साइन सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं, इसका साइन सिम्टम देखिए बेटा, डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, कफिंग होगी बेटा। और कफिंग कैसी होगी, क्योंकि फ्लूइड है, फ्लूइड है तो मॉइस्ट कफ, मॉइस्ट कफ होगा, मॉइस्ट कफ होगा। और फ्लूइड है तो क्रैकल साउंड आएगी लंग से, क्रैकल साउंड, क्रैकल साउंड आएगी बेटा, क्रैकल साउंड आएगी बेटा। सर्कुलेटरी ओवरलोड है, फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा है तो जनरलाइज्ड, जनरलाइज्ड एडिमा हो सकता है बेटा, जनरलाइज्ड एडिमा होगा, जनरलाइज्ड एडिमा होगा। और जुगुलार वेन डिस्टेंशन, जुगुलार वेन डिस्टेंशन, जुगुलार वेन डिस्टेंशन। बेटा अभी नोरसेट 9 का एग्जाम हुआ है, नोरसेट 9 के एग्जाम में जुगुलार वेन डिस्टेंशन की इमेज दी गई थी और पूछा था ये किस वजह से होता है, ये किस वजह से होता है बेटा, फ्लूइड, फ्लूइड ओवरलोड की वजह से होता है, फ्लूइड ओवरलोड। और फ्लूइड ओवरलोड की वजह से क्या होता है, सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाएगा। और सर्कुलेटरी ओवरलोड से क्या होगा, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा और हार्ट फेलियर हो सकता है। और ये सिम्टम आएंगे उसके अंदर बेटा, ये सब याद करने हैं। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन क्यों होता है बेटा, इनफिल्ट्रेशन क्यों होता है बेटा, कि यदि कैनुला का डिस्प्लेसमेंट हो जाए, डिस्प्लेसमेंट के होने की वजह से इनफिल्ट्रेशन होता है।
सर्कुलेटरी ओवरलोड फ्लूइड ओवरलोड की वजह से होगा और उसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा और हार्ट फेलियर होता है। पायरोजेनिक रिएक्शन से बेटा क्या सिम्टम आएंगे? फीवर्स आता है, फीवर आएंगे, चिल्स आएंगे, चिल्स आएंगे। इन्फेक्शन की वजह से भी बेटा फीवर आएगा। ठीक है, तो पल्मोनरी एडिमा और हार्ट फेलियर से क्या होगा? सर्कुलेटरी ओवरलोड की वजह से होता है। आई होप आपको समझ आया होगा बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए 5 month old डेवलप सीवियर डायरिया। एक बच्चा है 5 महीने का, उसके अंदर क्या हो गया? डायरिया हो गया है और आईवी फ्लूइड दे रहे हैं। द रेट ऑफ फ्लो मस्ट बी ऑब्जर्व ऑफ्टन बाय द नर्स। यानी बच्चा है जिसके अंदर डायरिया है, यदि उस तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ फ्लो, जो अपन फ्लू लगा रहे हैं उसकी रेट को ऑब्जर्व क्यों किया जाता है, ऑब्जर्व क्यों दिया जाता है बेटा? क्योंकि यदि रैपिड इन्फ्यूजन कर दिया तो क्या हो जाएगा? सर्क्यूलेटरी ओवरलोड हो जाएगा। सर्क्यूलेटरी ओवरलोड होने के चांस बहुत ज्यादा है, सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाएगा। तो इसलिए रेट को मेंटेन किया जाता है, इसलिए बार बार रेट को ऑब्जर्व किया जाता है कि उसके अंदर क्या ना हो जाए? सर्कुलेटरी ओवरलोड ना हो जाए। अवॉइड आईवी इन्फिल्ट्रेशन नहीं बेटा, आईवी इन्फिल्ट्रेशन को रेट से कोई मतलब नहीं है। प्रिवेंट कार्डियक ओवरलोड। रिप्लेस ऑल फ्लूइड लॉस्ट नहीं बेटा, फास्ट फ्लूइड देंगे तो क्या होगा? सर्कुलेटरी ओवरलोड होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है बेटा, जो रेट को क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? रेट को इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि उसको कार्डियक ओवरलोड से प्रिवेंट करना है। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार इनको पढ़िए, बार बार इनके कॉन्सेप्ट समझिए हो क्यों रहा है। और ये कॉम्प्लिकेशन से बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए कॉम्प्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, आइए। इनिशियल साइन एंड सिम्टम ड्यू टू इंट्रावेनस फ्लूइड इनफिल्ट्रेशन। यानी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इनफिल्ट्रेशन की वजह से क्या क्या साइन और सिम्टम आते हैं? इन्फिल्ट्रेशन हुआ क्यों बेटा? यदि कैनुला का डिस्प्लेसमेंट हो गया इसकी वजह से, और इसके साइन और सिम्टम देख ले, इंपॉर्टेंट है बेटा। पहला सिम्टम होता है कि यदि इन्फिल्ट्रेशन हो गया तो आईवी इन्फ्यूजन क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। तो ये देखते पहचान लेना हाँ कि पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा? पेशेंट के अंदर क्या हो गया? इन्फिल्ट्रेशन हो गया। पेन होगा, दर्द होगा और क्या होगा? एडिमा हो जाएगा। कहां पर? अराउंड द कैनुला के चारों तरफ एडिमा हो जाएगा। कैनुला साइड की तरफ चारों तरफ एडिमा हो जाएगा। और स्किन कैसी होगी? कूल स्किन होगी। जहां पर एडिमा हुआ है ना वो कैसा होगा? कूल होगा एट द साइट। ठीक है, तो ध्यान रखना, कूलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कूलनेस दिख रहा है यानी इन्फिल्ट्रेशन है, और यदि वार्मथ आ रही है, जहां पे वार्म दिखाया जाए इन्फेक्शन है, इन दोनों में डिफरेंस करना सीखो, यानी इन्फेक्शन है। ठीक है, तो हाई डिग्री फीवर नहीं बेटा, चेंज इन फ्लो रेट नहीं, स्वेलिंग, कोल्डनेस एंड माइल्ड पेन हाँ बेटा, स्वेलिंग भी है। ठीक है, एडिमा स्वेलिंग भी है, कूलनेस और पेन भी है। कूलनेस देखते ही पहचान जाना बेटा कि इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। रेडनेस किस में होगा बेटा? रेडनेस किस में होगा? फ्लेबाइटिस में होगा या इन्फेक्शन में होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। Which assessment finding would lead nurse to suspect that a patient has infiltrated? यानी इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा असेसमेंट फाइंडिंग है कि इससे पता चले कि पेशेंट में क्या हो गया? इन्फिल्ट्रेशन हो गया। इन पास्ट आवर ओनली 50 ml ऑफ फ्लूइड हैज इन्फ्यूज। हाँ बेटा 50 ml फ्लूइड गया, यानी नॉर्मल है, यानी फ्लो स्लो तो नहीं हुआ, यानी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। द इंसर्शन साइट इज रेड, हॉट एंड सैलो। ये इंसर्शन साइट है, रेड होना, हॉट होना और सैलो होना, वो किसको बताता है? फ्लेबाइटिस हुआ है, फ्लेबाइटिस को इंडिकेट करता है ये बेटा। टेम्परेचर हैज राइज, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो वो किसको इंडिकेट करेगा? इन्फेक्शन को। और द साइट इज पेल, कूल, सैलो एंड पेनफुल, ये किसको इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है इन्फिल्ट्रेशन, कि पेशेंट के अंदर क्या हो गया?
इनफिल्ट्रेशन हुआ है, इनफिल्ट्रेशन हुआ है। तो फोर्थ आंसर इज राइट आंसर। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। During a IV infusion of saline, you observe that the infusion has stopped and there is mild swelling around the IV site. The skin is cool and puffy. This suggest क्या करता है कि पेशेंट के अंदर एक IV इन्फ्यूजन चल रहा है, तो उसका IV इन्फ्यूजन क्या है, बंद हो चुका है और चारों तरफ स्वेलिंग है। स्किन देखी तो कूल है और पफी है, पफी यानी एडिमा है। स्किन कूल है, एडिमा है। ठीक है, तो ये किसका है मैं बताया, जहाँ पर कूल वर्ड आ जाए कॉम्प्लिकेशन में तो वो क्या इंडिकेट करता है, इनफिल्ट्रेशन हुआ है, इनफिल्ट्रेशन हुआ है। एयर एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म में क्या होता है बेटा, एयर एम्बोलिज्म हुआ है किसी के तो उसके अंदर चेस्ट में पेन मिलेगा, चेस्ट में पेन मिलेगा, डायफोरेसिस हो जाएगा, पसीने आएंगे, बहुत ज्यादा पसीने आएंगे, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन मिलेगा। ये एयर एम्बोलिज्म के साइन है। फ्लेबाइटिस, फ्लेबाइटिस इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन है तो स्किन कैसी हो जाएगी, रेडनेस, रेडनेस और वार्म स्किन हो जाएगी, वार्म स्किन हो जाएगी और पेन होगा, इसमें भी पेन होगा। ये एथेरोस्क्लेरोसिस ये कार्डियक का है, यानी क्या होता हैगा, इसमें क्या होता है, लिपिड, लिपिड का एक स्क्लेरोसिस हो जाता है वेन के अंदर, यानी वेसल्स के अंदर, वेसल्स के अंदर। ठीक है, तो इनफिल्ट्रेशन के साइन एंड सिम्टम है बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ए कॉमन इंडिकेशन ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ ए पेरिफेरल इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। ठीक है, रेडनेस एंड स्वेलिंग अराउंड द इंटरसेशन, रेडनेस है एंड स्वेलिंग है, ये किसको इंडिकेट करता है, फ्लेबाइटिस को। और ये सिम्टम किसके पूछ रहा है, इन्फिल्ट्रेशन के, फ्लेबाइटिस। ब्लड रिटर्न इन कैनुला, यदि किसी आईवी फ्लूइड बोतल होती है, आईवी बोतल होती है, उसको यदि जहां पर इंसर्ट किया है उससे साइड के नीचे लेके जाएंगे तो बैक में यानी कैनुला में क्या जाता है, ब्लड आ जाता है, तो यानी ब्लड वैन के अंदर है तो इनफिल्ट्रेशन तो नहीं हो सकता। डिफिकल्टी रेगुलेटिंग द फ्लो विथ ग्रेविटी, नहीं बेटा। एंड कूल स्किन डिस्टल टू इंसर्शन साइड, इंसर्शन साइड पे स्किन में कूलनेस हो रही है, कूलनेस हो रही है, बट इंसर्शन साइड के प्रोक्सिमल होती है ना कि डिस्टल, क्या होती है, प्रोक्सिमल होती है, पास में होता है। जैसे ये यहाँ पर है वैन, यहाँ पे आईवी कैनुला लगाया अपन ने तो इसके पास में कूलनेस होगी ना कि डिस्टल पार्ट पर, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसके चारों ऑप्शन बेटा, चारों ऑप्शन गलत है, गलत है, तो ये क्वेश्चन भी क्या है, गलत है। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन टू बी टेकन व्हेन इनफिल्ट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रावेसेशन इज ऑब्जर्व्ड। और इरिथमा हो गया है, इसमें पेन है, ओडिमा है, ब्लैंचिंग, स्ट्रिक ऑन द स्किन व्हेन अ डार्कन एरिया ऑफ इंसर्शन साइट, यानी ये पूछ रहा है कि यदि किसी पेशेंट में इनफिल्ट्रेशन हो गया है तो अपना फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा, इनफिल्ट्रेशन। बेटा इनफिल्ट्रेशन के मैंने क्या बता दिया, तुम्हें पूरा पढ़ा दिया है, मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है, इसका कोज पढ़ा दिया है, साइन सिम्टम पढ़ा दिए। अगर हो गया तो इसका नर्सिंग एक्शन क्या होगा, नर्सिंग एक्शन क्या होगा, तो बेटा सबसे पहले यदि किसी पेशेंट में क्या हो गया है, इनफिल्ट्रेशन हुआ है, तो सबसे पहले नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होती है, स्टॉप, स्टॉप करना है, स्टॉप द फ्लूइड, फ्लूइड को बंद कर देना है। उसके बाद क्या करना है, चेंज द साइट फॉर कैनुलाइजेशन, कैनुला लगाना है, कैनुलाइजेशन के लिए साइट को चेंज कर देना है। फिर कैनुला लगाने के बाद जो इनफिल्ट्रेटेड कैनुला है उसको रिमूव करना है, रिमूव द कैनुला, फिर कैनुला को रिमूव करना है। उसके बाद उस साइट को कवर कर देना है, उसके बाद जहाँ पर एडिमा हुआ है उसको एलिवेट करना है। फिर उसके बाद कोल्ड एप्लीकेशन लगानी है बेटा, कोल्ड एप्लीकेशन लगानी है। ये हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा प्रायोरिटी पूछते हैं। तो स्टॉप द फ्लूइड, यदि कोई सा भी कॉम्प्लिकेशन आईवी इन्फ्यूजन का, ये याद रखना, आईवी इन्फ्यूजन का कोई सा भी कॉम्प्लिकेशन हो, उसमें यदि कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा, स्टॉप कर देना है, किसको, फ्लूइड को, स्टॉप द फ्लूइड।
आइए, एलिवेट एक्सट्रीमिटी, हाँ बेटा करते हैं, पर तो फर्स्ट नहीं है। स्टॉप द इन्फ्यूजन फर्स्ट, हाँ फर्स्ट करेंगे। रिमूव द आईवी लाइन, इन्फ्यूजन एंटीडोट, ये सब है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन इज नॉट अप्रोप्रिएट व्हेन आईवी इन्फ्यूजन इनफिल्ट्रेट, यानी आईवी इन्फ्यूजन लगा दिया है, आईवी इन्फ्यूजन लगा दिया है पर उसमें इन्फिल्ट्रेशन हो गया है, तो कौन सा नर्सिंग एक्शन यूज नहीं करते हैं? अप्लाइंग वार्म एंड मोस्ट कंप्रेस, नहीं बेटा वार्म तो नहीं करते हैं, परंतु मोस्ट कंप्रेस करते हैं। हाँ, मसाजिंग और रबिंग, हाँ ये बेटा ये ज्यादा है कि मसाज नहीं करना है। मसाज कर दिया तो बेटा क्या हो जाएगा, मसाज से क्या हो जाएगा, हीमेटोमा कोज हो जाएगा, और हीमेटोमा बेटा बहुत पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल होता है। हीमेटोमा क्या होता है, हीमेटोमा क्या होता है, accumulation of fluid outside the वेसल्स के बाहर, कि यदि फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो गया उसको क्या बोलते हैं, हीमेटोमा, उसको बोलते हैं हीमेटोमा, और बहुत पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल होता है। तो इसलिए कभी भी इन्फिल्ट्रेशन हो जाए तो मसाज नहीं करना है, नहीं करना है। इमीडिएट स्टॉपिंग द इन्फ्यूजन, हाँ बेटा ये करते हैं, एलिवेट भी करते हैं, पर तो मसाज नहीं करते हैं, और एप्लीकेशन में मोस्ट कंप्रेस देते हैं, ठीक है बेटा। When assessing IV cannula site, which of the following शुड बी डॉक्यूमेंटेड, यदि किसी साइट को अपन असेस कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं किसी साइट का, कैनुला साइट का, तो क्या डॉक्यूमेंट करना चाहिए? हीट, रेडनेस एंड स्वेलिंग, हाँ बेटा रीड, ये क्या है, हीट, रेडनेस एंड स्वेलिंग, क्या ये क्या इंडिकेट करती है कि पेशेंट के अंदर क्या हो गया, फ्लेबाइटिस। फ्लेबाइटिस बेटा क्या होता है पता है आपको? फ्लेबाइटिस क्या होता है? फ्लेबाइटिस होता है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन किसका, वेन का इन्फ्लामेशन ऑफ वेन नोन एज फ्लेबाइटिस, और इसके सिम्टम्स क्या होता है, हीट, रेडनेस, स्वेलिंग। अनस्टेबल वाइटल साइन बेटा इन्फेक्शन की वजह भी हो सकता है। हाइपरटेंशन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, नहीं बेटा असेसमेंट पूछ रहा है, कैनुला साइट को देखकर कैनुला साइट को देखकर क्या पता कर सकते हैं? वाइटल साइन को देख के पता कर सकते हैं? नहीं। हाइपरटेंशन देख के पता कर सकते हैं? नहीं। उसके लिए चेक करना पड़ेगा, केवल अपन टच करके देखते हैं उसके अंदर रेडनेस हो रही है कि हीटनेस हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, तो ये अपन क्या कर देंगे, डॉक्यूमेंट कर देंगे। वाइटल साइन को चेक करने के लिए अपन को इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हाइपरटेंशन को चेक करने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये इससे बोल रहा है कि एनुलर साइट को क्या करना है, असेस करना है, और असेस करने के लिए फ्लेबाइटिस को चेक कर सकते हैं अपन। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए क्लाइंट इज रिसीविंग आईवी फ्लूइड एंड डेवलप टेंडरनेस, एरिथमा, पेन एट द साइट, द नर्स सस्पेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। फ्लूइड ओवरलोड से क्या होगा बेटा, सर्कुलेटरी ओवरलोड, उससे क्या होगा, पल्मोनरी एडिमा। मैंने इसके साइन सिम्टम आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। सेप्सिस क्या है, इन्फेक्शन है। फ्लेबाइटिस, हाँ बेटा यदि आईवी फ्लूइड है तो फ्लेबाइटिस होगा, और फ्लेबाइटिस होगा तो फ्लेबाइटिस के सिम्टम मैंने बताए थे आपको, रेडनेस हो जाएगी स्किन पर, रेडनेस हो जाएगी, वॉर्म होगा, और क्या हो जाएगा, स्वेलिंग होगी। इन्फिल्ट्रेशन में क्या होगा, स्किन कैसी होती है, पेल होगी स्किन, कूल होती है, और स्वेलिंग भी आती है इसमें। फर्क क्या है बेटा, कूलनेस का, पेलनेस का, इसमें रेडनेस होती है, वार्म होती है, ठीक है। क्या आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और सेप्सिस क्या होता है, सेप्सिस बेटा ब्लड इन्फेक्शन, ब्लड स्ट्रीम में जब इन्फेक्शन हो जाए, ब्लड स्ट्रीम में ये बहुत खतरनाक डेंजर होता है, उसके सिम्टम्स, ठीक है, तो ये समझ आना चाहिए। इरिटेशन, स्वेलिंग और वार्मनेस और रेडनेस बेटा बार बार बता रहा हूँ, ये किसके सिम्टम है, बेटा, फ्लेबाइटिस, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। एम्बोलिज्म क्या है बेटा, एम्बोलिज्म सिम्टम है चेस्ट पेन, हाइपोटेंशन, डायफोरेसिस, ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है बेटा के एम्बोलिज्म के। और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के ये सिम्टम है ही, वेनस थ्रोम्बोसिस, बैक्टीरियमिया, ये सब इनके तो फीवर आएगा वगैरह आएगा, ठीक है बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए नर्स इंस्पेक्ट 2 days ओल्ड इंट्रावेनस साइट, एक नर्स
इंस्पेक्शन कर रही है इंट्रावेनस साइट का, और उस वहाँ क्या मिल रहा है उसको, एरिथमा मिल रहा है, वॉर्मथ मिल रही है और माइल्ड एडिमा मिल रहा है। द नर्स रिपोर्ट टेंडरनेस। व्हाट शुड द नर्स फर्स्ट, नर्स का फर्स्ट एक्शन क्या होगा। नर्स का मैंने बताया जितना भी आईवी इन्फ्यूजन का कॉम्प्लिकेशन है, आईवी इन्फ्यूजन के कॉम्प्लिकेशन है, तो नर्स का फर्स्ट रोल क्या होगा, स्टॉप कर देना है। क्या कर देना है, आईवी फ्लूइड को स्टॉप कर देना है। तो डिसकंटिन्यू इन्फ्यूजन, हाँ बेटा डिसकंटिन्यू करना है। रिड्यूस द रेट ऑफ, नहीं बेटा इरिगेटिंग नहीं, चेंज इन्फ्यूजन सेट नहीं, उसके अंदर एडिमा हो रहा है, एडिमा हो रहा है तो डिसकंटिन्यू करना है, डिसकंटिन्यू करना है बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेशेंट हैज इंट्रावेनस फ्लूइड इन्फ्यूजिंग इन द राइट आर्म व्हेन टेकिंग ए ब्लड प्रेशर ऑन द पेशेंट द नर्स। यदि यदि राइट आर्म में, यदि पेशेंट के राइट आर्म में क्या हो रहा है, फ्लूइड लग रहा है, फ्लूइड लग रहा है, फ्लूइड लग रहा है, तो यानी आईवी कैनुला लग रहा होगा, आईवी कैनुला लग रहा है, तो उस साइड में अपन कुछ भी नहीं करेंगे, तो अपन को ब्लड प्रेशर लेना है, तो ब्लड प्रेशर लेना होगा तो लेफ्ट आर्म से लेंगे, लेफ्ट आर्म से लेंगे, राइट आर्म को नहीं करेंगे, छेड़ेंगे। ठीक है, टेक द ब्लड प्रेशर राइट आर्म नहीं बेटा, टेक द ब्लड प्रेशर, हाँ लेफ्ट आर्म से अपन ब्लड लेंगे। स्मॉलेस्ट पॉसिबल कफ लेंगे तो बेटा बेटे उसके अंदर बीपी क्या होगा, बढ़ा हुआ मिलेगा, अपन को बढ़ा हुआ मिलेगा। रिपोर्ट इनएबिलिटी टू टेक द ब्लड प्रेशर, नहीं क्यों नहीं लेंगे अपन, और भी तो साइट है बेटा, और भी तो साइट है, लेफ्ट आर्म का यूज कर लेंगे, लेफ्ट आर्म का यूज करेंगे। ड्रिप दैट इज रनिंग सेटिस्फैक्टरली में स्टॉप। यदि कोई फ्लूइड लग रहा है किसी पेशेंट के, वो चल रहा था अचानक से बंद हो जाए, अचानक से बंद हो जाए तो क्या कारण हो सकता है, व्हेन इज ऑब्स्ट्रक्टेड टू टाइट, नहीं इससे फ्लूइड क्या होगा, बंद नहीं हो सकता, स्लो हो सकता है। ब्लड क्लॉट इन कैनुला, हाँ बेटा ये होगा कि ब्लड के अंदर हो सकता है कैनुला, कैनुला के अंदर कोई क्लोट आ गया हो, और क्लोट आ गया हो उस वजह से क्या हो गया हो, उस वजह से क्या हो गया हो, फ्लूइड स्टॉप हो गया हो, फ्लूइड स्टॉप हो गया हो। और ठीक है, और क्लोट क्लोट क्या होता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। ठीक है, और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में क्या होता है बेटा, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस वह होता है जिसके अंदर पेशेंट के अंदर क्या है, वेन का इन्फ्लामेशन हो जाती है, और इन्फ्लामेशन होने के बाद थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाए, और थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाए, और थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाए, वो क्या होता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। टू अवॉइड द इन्फेक्शन ड्यूरिंग आईवी इन्फ्यूजन द नर्स शुड, यदि पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन को अवॉइड करना है तो नर्स को क्या करना चाहिए, चेंज आईवी साइट एंड असेसमेंट, हाँ बेटा करना चाहिए। कवर द नीडल साइट एंड चेक वाइटल साइन, ये भी करना चाहिए। चेक द कवर नीडल साइट एंड चेंज आईवी बोतल 24 आवर्ली, हाँ बेटा ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, इसने आईवी बोतल को अपन 24 आवर में चेक करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, कवर करना चाहिए नील साइट को, और असेसमेंट एंड साइट ये भी करना चाहिए। बेस्ट आंसर बेटा ये चला जाएगा, बेस्ट आंसर ये चला जाएगा। और कुछ 3-4 चीजें याद रखिए बेटा, कुछ 3-4 चीजें याद रखिए, जैसे आईवी ट्यूब है, आईवी ट्यूब है उसको कितने घंटे में, कितने दिन बाद आईवी ट्यूब को चेंज करना चाहिए, ध्यान रखना 96 आवर्स, 96 आवर यानी हर 4 दिन के अंदर, हर 4 दिन के अंदर चेंज कर देना चाहिए आईवी ट्यूब को। यदि आईवी बोतल की बात करें, जो आईवी बोतल का फ्लूइड लग रहा है उसको 24 आवर्स बाद उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, 24 आवर के बाद उसको यूज नहीं करना चाहिए। और बेटा यदि किसी पेशेंट के अंदर वेनी पंचर साइट है, कैनुला लगा हुआ है, कैनुला लगा हुआ है, उसको कब चेंज करना चाहिए, कब चेंज करना चाहिए, 72 आवर्स से 96 आवर्स में चेंज करना चाहिए, यानी 3 से 4 दिन में, 3 से 4 दिन में, 3 से 4 दिन में कैनुला को चेंज कर देना चाहिए। तो ये बेटा ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह याद करिए बेटा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When implementing the plan of care for a patient receiving intravenous therapy, which nursing practice should the most appropriate? यदि किसी पेशेंट के अंदर इंट्रावेनस थेरेपी चल रही है तो कौन सा नर्सिंग एक्शन होगा जो सबसे अच्छा होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो आइए बेटा, चेंज द आईवी
एंटेरिसाइड डेली, डेली तो नहीं करेंगे बेटा, बताया था मैंने आईवी कैथेटर को कब करना चाहिए, 3 से 4 दिन में चेंज करना चाहिए। चेंज ट्यूबिंग 8 आवरली नहीं बेटा, ट्यूब को हर 4 दिन में चेंज करना चाहिए, डेली नहीं, 8 आवरली नहीं। इंक्रीज द रेट टू कैच अप इफ द करेक्ट अमाउंट हैज नॉट, बेटा ये गलत नर्सिंग प्रैक्टिस है, ये गलत नर्सिंग प्रैक्टिस है। यदि अपन को पहले ही मैनेज करना चाहिए टाइम को कि कितनी ड्रॉप्स पर मिनट अपन को देनी है, टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले होना चाहिए। यदि अपन ने लास्ट में ऐसा कर दिया तो फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा पेशेंट में, और फ्लूइड ओवरलोड हो गया उसकी वजह से क्या होगा, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, सर्कुलेटरी एडिमा हो जाएगा, हो सकता है पेशेंट का हार्ट फेल हो जाए। इसलिए अपन को टाइम को पहले ही मैनेज करना चाहिए, ठीक है बेटा। और मॉनिटर द फ्लो रेट वंस एवरी आवर, हाँ फ्लो रेट को हर घंटे चेक करना चाहिए। क्यों करना चाहिए फ्लो रेट को हर घंटे चेक? इसलिए करना चाहिए कि उसके अंदर फ्लो तेज नहीं हो गया हो, रैपिड नहीं हो गया हो। अगर रैपिड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाएगा। सर्कुलेटरी ओवरलोड से प्रिवेंट करने के लिए हर घंटे अपन को चेक करना चाहिए। क्या करना चाहिए चेक? फ्लो रेट को चेक करना चाहिए। और क्या चेक करना चाहिए बेटा? फ्लो रेट को चेक करना चाहिए। और अपन को जितने भी कॉम्प्लिकेशन है उसको भी चेक कर लेना चाहिए कि पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशन आ नहीं रहना, वो भी एवरी घंटे चेक कर लेना चाहिए, ठीक है बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन केस चाइल्ड हैज आईवी कैनुला, ठीक है, नर्स शुड गिव हिपेरिन लॉक, इट विल हेल्प। यदि किसी पेशेंट के अंदर आईवी कैनुला लगा हुआ है और उसको हिपेरिन लॉक दे रहे हैं, हिपेरिन लॉक क्यों देते हैं बेटा? हिपेरिन लॉक देते हैं क्यों देते हैं कि उसके अंदर जो कैनुला है, कैनुला के अंदर क्या हो गया हो, कोई क्लोट है उसको रिमूव करने के लिए, क्लोट को रिमूव करने के लिए क्या दिया जाता है? हिपेरिन लॉक दिया जाता है। रिमूव करने के लिए हिपेरिन लॉक देते हैं कि उसके अंदर क्लोट ना हो। और जिससे क्या होगा, फ्लूइड आराम से चढ़ता जाएगा, यानी इंटरमिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी मेडिकेशन। हाँ, यदि किसी पेशेंट को अंदर बीच बीच में यानी इंटरमिटेंट फ्लूइड देना है तो हिपेरिन लॉक की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि कैनुला से क्या क्लोट को रिमूव करना है। यदि कंटिन्यूअस चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिपेरिन लॉक की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। कीप द साइट अंडर रिस्ट्रेंट नहीं, टू असेस द साइट बिफोर आईवी कैनुला नहीं बेटा। हिपेरिन लॉक क्यों देते हैं? इंटरमिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी मेडिकेशन, बीच बीच में कैनुला से क्लोट को रिमूव करने के लिए हिपेरिन लॉक दिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्रग यूज इन प्रोसीजर ऑफ मेंटेनिंग सीवीपी लाइन, सेंटर वेनस प्रेशर लाइन को मेंटेन करना है तो कौन सी ड्रग को यूज करना चाहिए बेटा? बताया मैंने, यदि किसी में फ्लूइड लगाना है और बीच बीच में फ्लूइड यानी इंटरमिटेंट फ्लूइड लगाना है तो हिपेरिन लॉक दिया जाता है, हिपेरिन का शॉट दिया जाता है जिससे क्लोट क्या हो जाए, रिमूव हो जाए और सेंट्रल वेनस प्रेशर लाइन होती है वो मेंटेन रहे, ठीक है। एट्रोपिन क्या होती है बेटा? एट्रोपिन क्या होती है? एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है। और ये क्या करती है? ब्लॉक कर देती है क्या? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शंस को ब्लॉक कर देती है। और ब्लॉक करती है क्यों यूज किया जाता है, ट्रीट किया जाता है इसके द्वारा? यदि किसी के अंदर पेशेंट के अंदर ब्रेडिकार्डिया हो रहा हो या ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हो रही हो, ये बेटा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं बता रहा हूँ। जो ब्रेडिकार्डिया में ट्रीट करने के लिए एट्रोपिन दिया जाता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हो गई है किसी पेशेंट के अंदर तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या दिया जाता है? एट्रोपिन दिया जाता है। डोपामिन कार्डियक फंक्शन को कार्डियक फंक्शन को ट्रीट करने के लिए डोपामिन का दिया जाता है। जाइलोकेन क्या होती है बेटा? जाइलोकेन एक लोकल एनेस्थेटिक एजेंट होता है बेटा। आइए, आई होप हिपेरिन लाइन को मेंटेन करने के लिए क्या जाता है? हिपेरिन दिया जाता है, हिपेरिन, ठीक है बेटा। What should be added which connected to arterial line measuring invasive pressure? यदि invasive pressure के द्वारा बीपी चेक किया जाता है तो उसके अंदर फ्लो में कोई क्लोट ना आ जाए वगैरह को उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या दिया जाता है? हिपेरिन दिया जाता है। आई होप बेटा आपको समझ आ रहा होगा, हिपेरिन दिया जाता है। पोटेशियम नहीं देते हैं, प्रोमेथाजोन देते हैं और कैल्शियम भी नहीं देते हैं।
प्रोटामीन क्या होता है? प्रोटामीन हिपेरिन का एंटीडोट होता है बेटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या होता है? हिपेरिन का एंटीडोट होता है, ये भी याद रखना। IV site can be scrubbed with one of the following antiseptic prior to venipuncture। वेनिपंचर से पहले, वेनिपंचर ध्यान रखना, वेनिपंचर से पहले, यदि वेनिपंचर से पहले की बात कर रहा है, पीरियर कर रहा है, एंड आफ्टर की बात कर रहा है, पीरियर की बात कर रहा है, तो उसको किससे साफ करना चाहिए? 70% अल्कोहल स्पिरिट से साफ करना चाहिए। और बाद में क्या होता है? बाद में बेटा, बाद में स्टेराइल स्वैब से उसको साफ करना चाहिए, स्टेराइल स्वैब से साफ करना चाहिए, क्योंकि 70% अल्कोहल बहुत इरिटेटिंग होती है। हो सकता है पंचर करने के बाद उसका कुछ मात्रा में वो ब्लड के अंदर स्ट्रीम में चला जाए तो बहुत इरिटेशन कोज करेगा, इसलिए बाद में स्टेराइल स्वैब का यूज करते हैं। तो ये पूछ रहा है पीरियर से यानी 70% अल्कोहल। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्लो इन्फ्यूजन ऑफ आइसोटेनिक फ्लूइड इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू। सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर आईवी इन्फ्यूजन करना है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बता, हाइपोडर्मोक्लाइसिस बोलते हैं। और ये क्यों किया जाता है? जब कोई भी प्रोसीजर नहीं बचा हो रिहाइड्रेशन के लिए, रिहाइड्रेशन का कोई भी प्रोसीजर नहीं बचा हो, तब ये हाइपोडर्मोलाइसिस प्रोसेस यूज किया जाता है। प्लाज्माफेरेसिस मैंने बताया कि प्लाज्मा से एक सेपरेट करना हो, क्या हो? ब्लड सेल्स को सेपरेट करना हो, वो प्रोसेस होता है प्लाज्माफेरेसिस। डायलाइसिस क्या होता है कि ब्लड से इम्प्योरिटीज, जब किडनी फंक्शन करना बंद कर दे तो ब्लड से इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है, तो वो डायलाइसिस प्रोसेस होता है। और एंट्रेकोलाइसिस, वर्ड से पता चल रहा है, एंट्रो मीन इंटेस्टाइन और लाइसिस यानी कट। यदि इंटेस्टाइन के अंदर क्या है? एंट्रोकोलाइसिस, यदि इंटेस्टाइन के अंदर स्कार टिश्यू बन चुके हैं तो उसको स्कार टिश्यू को कट करके रिमूव करना, वो प्रोसीजर क्या हो जाता है? एंट्रोकोलाइसिस। ठीक है बेटा, आई होप ये 4 वर्ड आपको समझ आए होंगे। तो हाइपोडर्मोकोलाइसिस क्या होता है? रिहाइड्रेशन करना हो किसी पेशेंट के अंदर, जब रिहाइड्रेशन का कोई भी प्रोसीजर नहीं बचा हो तो सबक्यूटेनियस टिश्यू के द्वारा फ्लूइड को दिया जाता है, वो प्रोसीजर क्या होता है? हाइपोडर्मोलाइसिस। और कहाँ पे दिया जाता है? जैसे थाई के अंदर दे दिया, बटक के अंदर, जहाँ पे मांस ज्यादा हो। ठीक है बेटा। मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग प्रेशर, यानी आईवी साइट पे प्रेशर को अप्लाई करना है, यानी किसी कैनुला को रिमूव कर दिया है, अब ब्लड को रोकना है, तो कौन सा स्वैब यूज करेंगे? बताया था मैंने, बाद में स्टेराइल स्वैब यूज करते हैं। अल्कोहल का नहीं करेंगे बेटा, इरिटेटिंग होगा, बेटाडिन भी इरिटेटिंग होगा। एडिसिव बैंडेज नहीं, प्रेशर अप्लाई करना स्टेराइल, जिससे इन्फेक्शन ना हो। बेटा ये आपका कंप्लीट होते हैं। थैंक यू बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आईवी इन्फ्यूजन। हर बार एक क्वेश्चन, इस बार नोट्स 9 में भी एक क्वेश्चन आया है, हर बार एक क्वेश्चन ये मुझसे पूछा जाता है। तो बेटा इसको अच्छी तरह पढ़िए, इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लिकेशन पढ़िए बेटा। कॉम्प्लिकेशन के बारे में, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? इन्फिल्ट्रेशन में और फ्लेबाइटिस के सिम्टम्स में क्या फर्क है, दोनों में अच्छी तरह जानिए। एक में कूलनेस ऑफ स्किन होती है, इसमें एक में वार्मनेस ऑफ स्किन होती है। ये समझ लिया तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। थैंक यू बेटा।